नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। एमए फाइनल के 7वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज अपन पिछली क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे देशीकरण और भारतीय समाजशास्त्र के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारतीय समाजशास्त्र का देशीकरण के ऊपर जो बातचीत हुई है या अब तक जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में। तो जैसा कि स्पष्ट है कि भारत में दो विषय स्थापित हुए। सामाजिक समाजशास्त्र के बजाय समाजशास्त्र ने अद्भुत द्रुत गति से प्रगति की, अधिक विभाग खुले। समाजशास्त्रियों ने अपने अस्तित्व तथा पहचान पर बहस की। इन दोनों विज्ञानों को पृथक पहचान की आवश्यकता थी। जो कुछ हुआ वह था वो इस प्रकार था। विदेशी विद्वानों द्वारा भारत पर लिखी गई रचनाओं का मूल्यांकन करना, समाजशास्त्र को विचारधारा तथा सामाजिक मानवशास्त्र से अलग करना, भारतीय समाजशास्त्र को औपचारिक रूप से परिभाषित करना तथा शोध के लिए प्राथमिकताएं तय करना। इस प्रकार समाजशास्त्र के देशीकरण के लिए जो कार्यवाही हुई, उसके बाद कल अपन ने ये पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि योगेंद्र सिंह ने नई दिशाओं, समाजशास्त्र के लिए नई दिशाओं के संकेत को बड़ी खूबी से किया है। वो किस प्रकार रहे, तो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जो थे उन्होंने भारतीय समाजशास्त्रियों को एक नई दिशाएं प्रदान करने के लिए कुछ काम किया। तो सामाजिक प्रासंगिकता और देशीकरण प्रारूप के ऊपर निरंतर चलने वाली चर्चा के चलते 1970 और 1980 के दशकों में उन्होंने अनेक ऐसी दशाएं मिली जिन्हें खोजने के प्रयास किए गए। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने पहले से स्थापित अवधारणाओं से हटकर सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण को नया रूप दिया। सामाजिक संरचना के अध्ययनों में नई अवधारणात्मक श्रेणियां, ऐतिहासिक तथ्य, भाषा या प्रतीकात्मक तथ्यों के प्रयोग में अध्ययनों को नई दिशा दी और नए परिवेश दिए। किसानों, कृषक संरचना और श्रमिक वर्गों के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को बल मिला। जाति, उसके संस्कार व्यवस्था, उनकी संस्कृति तथा प्रकार के पारदर्शक अध्ययनों के स्थान पर सरल भाषा में उस जाति और वर्ग के परस्पर विरोधाभासी अध्ययनों की नई श्रृंखलाएं, संवेदना, संपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टियां, मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद विश्लेषण का उपयोग और सामाजिक संरचना के नव मार्क्सवाद द्वारा आंकने के प्रयास इस नवीन प्रवृत्ति के परिचायक है। इन सभी अध्ययनों की परिप्रेक्ष्य क्षेत्रीय, महानगरीय और राष्ट्रीय थे। 1950 में स्थापित समाजशास्त्र के वर्णनात्मक अध्ययनों के स्थान पर ये अध्ययन विश्लेषणात्मक अधिक थे। इस प्रकार योगेंद्र सिंह जी ने सोशियोलॉजी का देशीकरण के बारे में बताया। और अब आता है भारत में समाजशास्त्र का देशीकरण किस प्रकार किया। सुरेंद्र शर्मा 1983 ने माउंट आबू में आयोजित एक सेमिनार में भारत में देशीकरण के प्रमुख मुद्दों की चर्चा की थी। उनके उद्देश्यों का निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला, भारत में समाजशास्त्र के विषय की परिस्थिति क्या है। दूसरा, भारतीय समाज में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किन समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को पुनर्स्वीकृति तथा पुनर्अवधारणात्मक करने की आवश्यकता है। अंतर्वैश्विक अध्ययन तथा अन्य विषयों के साथ पारस्परिक सहयोग की क्या संभावनाएं हैं। इन परिस्थितियों को कैसे और अधिक विकसित किया जा सकता है। भारत में समाजशास्त्र के शिक्षण और शोध की क्या समस्याएं हैं।
समाज को विकसित करने में समाजशास्त्र की क्या भूमिका है? शोध के लिए भारत में किन सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं पर समाजशास्त्रियों को ध्यान देना चाहिए? कुछ प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं। समाजशास्त्र का कोई भी निर्धारित आधार होना चाहिए। यह प्रश्न समाजशास्त्र की अकादमिक समझदारी तथा स्वयं समाजशास्त्रियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांतों के प्रयोग की उपयोगिता के संबंध में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विचार विमर्श से यह स्पष्ट हुआ कि भारत में समाजशास्त्र के सार्वभौमिक चरित्र पर उनका विश्वास है। एक विशिष्ट तथा सही परिप्रेक्ष्य वाले समाजशास्त्र पर सहमति बनी। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग 1959 में प्रारंभ किया गया। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास विभाग के वरिष्ठतम सदस्य थे। उनके नेतृत्व में जाति, नातेदारी, परिवार और गांव पर अध्ययन किए गए। यह अध्ययन ब्रिटिश मानवशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रयुक्त सिद्धांत तथा पद्धतियों से प्रभावित थे। भारत में समाजशास्त्र पर आगरा और माउंट आबू में हुए सम्मेलनों में प्रोफेसर श्रीनिवास ने के इस विचार पर समूह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। मार्क्सवादी विचारधारा का भी इन सम्मेलनों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। उसी अवधि में सरन ने एक प्रपत्र लिखा था जिसका शीर्षक था भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्र उचित रूप में विकसित नहीं किया गया है। सरन 1958 में इन्होंने इस प्रकार की बात कही। बी.एन. दत्ता द्वारा प्रस्तुत जाति व्यवस्था का मार्क्सवादी विश्लेषण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। लेख में जाति की उत्पत्ति को कोई वर्ग व्यवस्था में उत्पन्न व्यवस्था से निर्मित माना गया था। ए. डागे द्वारा लिखित इंडिया फॉर प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी और डी कोसाम्बी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री का संदर्भ भी सरन ने इस संदर्भ में दिया था। सरन ने भारतीय समाजशास्त्र के चिंतन को 3 भागों में बांटा। पहला, वे लोग जो आधुनिक पाश्चात्य सिद्धांतों को नकार कर प्राचीन सैद्धांतिक व्याख्या कर वापस जाना चाहते थे। दूसरा, वे लोग जो दोनों विचारों का समन्वय चाहते थे। तीसरा, वे लोग जो समन्वयता के आधार पर चर्चा करना चाहते थे। पहला, वे लोग जो पारस्परिक आधार पर विश्लेषण करना चाहते थे। दूसरा, वे लोग जो मूल्य निरपेक्ष समाजशास्त्र के पक्ष में थे। सरन 1956 में सरन का मत था कि आनंद कुमार स्वामी और राधाकमल मुखर्जी 2 अलग अलग परंपराओं के प्रतिनिधि थे। मानव और समाज के पारस्परिक सिद्धांत तथा बहुपक्षीय और संपूर्ण आधारों की दृष्टि तथा विश्लेषण उनके प्रयास थे। सरन डीपी मुखर्जी तथा राधाकमल मुखर्जी के ये संदर्भ इनका पारस्परिक जोड़ है। डीपी मुखर्जी राधाकमल मुखर्जी के आलोचक थे। सरन का लेख है कि भारतीय चिंतन समुदायों का अध्ययन सामाजिक यांत्रिकी, तत्कालीन स्थिति, सिद्धांतों के नए मंतव्य और उपागमों को नकारता था, लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने अपना कोई संदर्भ नहीं दिया। सरन संभवतः मनुष्य तथा समाज के संदर्भ में अध्ययन के लिए कुमार स्वामी के मत से सहमत थे। यह मत पारंपरिक सिद्धांतों को स्वीकारोक्ति के साथ जुड़ा हुआ था। सरन भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पाश्चात्य सिद्धांतों और चिंतन को उपयुक्त नहीं मानते थे। सरन पाश्चात्य सिद्धांतों और मार्क्सवादी दोनों को ही नकारते थे। यह स्पष्ट है कि भारतीय समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील थे। विषय के प्रारंभ तथा उसके विकसित होने के संदर्भ में आत्मविश्लेषण ने उन्हें नई दिशाएं दी थी। पाश्चात्य और मार्क्सवादी सूत्रों का प्रयोग इसलिए किया था कि उससे उन्नत होने वाले तनावों और चुनौतियों को देखा जा सके। इस बात से इनकार किया गया कि समाजशास्त्र के जनकों मार्क्स, वेबर और दर्कहाइम का भारतीय समाज के सिद्धांतों और शोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के आधे पूर्वार्ध में पाश्चात्य सिद्धांतों का केवल प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी सिद्धांत समाजशास्त्र के लिए प्रारंभिक थे। 5वें और 6ठे दशक में यह प्रश्न किया गया था कि भारत में समाजशास्त्र का चरित्र सार्वभौमिक हो गया या भारतीय समाज की विशेषताओं को देखते हुए कुछ विशिष्ट तथा अनूठा हो। इन प्रश्नों
को 2 सेमिनारों और उस समय प्रकाशित प्रपत्रों में उठाया गया था। ऐसा लगता है कि भारतीय समाजशास्त्री उस प्रश्न पर विभाजित थे। अधिकांश लोगों का यह विचार था कि समाजशास्त्र को सामान्य समाजशास्त्र का हिस्सा होना चाहिए, इससे समन्वित किया जा सकता है तथा इसकी सामान्यता तथा विशिष्टता पर विचार किया जा सकता है। जब यह बहस चल रही थी तब ड्यूमा ने अपनी संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण पर वक्तव्य दिया था। किसी भी विषय के लिए सिद्धांत, पद्धति और तथ्य महत्वपूर्ण है, साथ ही ज्ञान, जिज्ञासा तथा दर्शन भी महत्वपूर्ण है। भारतीय समाजशास्त्र में परिस्थितियां बहुत जटिल हैं। उदाहरण के लिए एक ओर राधाकमल मुखर्जी की दृष्टि है तो दूसरी ओर सरन की। वाई.बी. दामले ये मानते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए पार्सन्स की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए.आर. देसाई का विचार था कि भारतीय समाज और राज्य को समझने के लिए रूढ़िवादी मार्क्सवादी विधि बहुत महत्वपूर्ण है। जी.एस. गुरे, आर.एन. सक्सेना और ए.के. सरन ने भी मत विभिन्नता थी, पर वे पारस्परिकता के प्रयोग पर सहमत हैं। एम.एन. निवास का मत है कि ब्रिटिश प्रकार्यवादी भारतीय अध्ययनों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। इंद्रदेव तथा कुछ अन्य लोगों का विचार था कि सकारात्मक अनुभविक प्रकार की प्रणाली अधिक उपयुक्त होगी। समाजशास्त्र के लिए सामान्य और विशिष्ट का समन्वय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार समाजशास्त्र के देशीकरण पर विचार किया गया और ये विभिन्न हमारे भारतीय समाजशास्त्रियों के विचार थे। अब इसका क्या कंक्लूजन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देशीकरण के इस प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। देशीकरण एक आमंत्रण है जो सामाजिक विज्ञानों की संरचना पर पुनर्विचार से संबंधित है। पुनर्विचार पर विचार की उपयुक्त रणनीतियों और उपयुक्त श्रेणियों का निर्माण संभव है। पाश्चात्य देशों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यद्यपि देशीकरण काफी हद तक स्वीकारोक्ति की अवस्था में आ चुका है, परंतु फिर भी अभी इस पर सहमति बनाना आवश्यक है। यद्यपि देशीकरण की अवधारणा विस्तृत है, पर इसके समर्थक बहुत कम हैं। 19वीं सदी में प्रस्ताव ठंडे पड़ गए थे। भारत में वैश्वीकरण आ चुका है। अंतर्वैश्विक शोध की परंपराएं बढ़ी है। आधुनिकरण और उत्तर आधुनिकरण में भी समाजशास्त्र ने प्रवेश किया है। उत्तर आधुनिकता का संदर्भ विभेदीकरण से है, उसका संबंध विकेंद्रीकरण और विविधता से भी है। हमें वैश्विक स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। तेजी से बदलती दुनिया में देशीकरण की भूमि ढीली पड़ गई है। अब उसका प्रभाव कम हो गया है। महान कृतियों को हम नकारने लगे हैं। हम केवल साहित्यिक वर्णनात्मक आधारों को स्वीकार करते हैं, पर समय आ गया है कि हम देशीकरण के संबंध में पुनः विचार करें। अब अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे भारतीय समाज के विश्लेषण में देशी श्रेणियों का प्रयोग। यूज द नेटिव कैटेगरीज इन द एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।